उसी समय निंघाई क्षेत्र के उफनते समुद्र के ऊपर कई ताकतवर लोग इकट्ठा हो चुके थे। उनकी मौजूदगी से लहरों पर भी एक भारी दबाव सा महसूस हो रहा था। सबसे आगे 4 बेहद शक्तिशाली लोग खड़े थे। उनके पीछे एक सीधी लाइन में कई एक्सपर्ट खड़े थे, जिनकी आभा इतनी भारी थी कि आसपास की लहरें तक शांत हो गईं। उनमें से हर एक कम से कम 7th लेवल ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर था। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। हम यहीं रहेंगे और इंतजार करेंगे। उनके पीछे खड़े 28 ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन आगे खड़ा बैंगनी बालों वाला आदमी झुंझलाकर बोला, आखिर वह सिर्फ एक छोटा सा स्टार जनरल ही तो है। बैंगनी बालों वाला योद्धा फिर बोला, क्या सच में इतना जरूरी था कि 4 सिंबल सुप्रीम दाव के हम चारों को बुलाया जाए, और साथ में पूरे 28 कॉन्स्टलेशंस को भी? उसने संदेह से कहा, लगता है ओल्ड मास्टर एक लड़के को लेकर जरूरत से ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। उसके बगल में खड़ा सुनहरे बालों वाला विशालकाय आदमी बोला, तुम गलत सोच रहे हो। उसने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, इस लड़के ने डार्क डीमन सोसाइटी के 4th डीमन गॉड पिलर को अकेले मार दिया है। ऐसी ताकत मजाक नहीं होती। कहा जा सकता है कि वह तेजी से हमारे स्तर के करीब पहुंच रहा है। 4 सिंबल सुप्रीम दाव में मौजूद एकमात्र महिला ने गंभीर स्वर में कहा, वह महिला डीमन गॉड पिलर सच में मर चुकी है। मैं उससे पहले लड़ चुकी हूं। वह मेरी रक्षा को लगभग तोड़ ही चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी ताकत कम से कम 70 स्टार थी, लगभग मेरे बराबर। अगर लू शेंग ने उसे अकेले मार दिया तो वह 300 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली राक्षस है। छड़ी के सहारे खड़ा बूढ़ा आदमी ठंडी आवाज में बोला, अहंकार में अंधे मत बनो। हम यहाँ सिर्फ लू शेंग से निपटने नहीं आए हैं। उसने आगे कहा, उसे मारना शायद आसान हो, लेकिन सेना की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनहरे बालों वाला आदमी बोला, हमारे सामने 5 मार्शल्स हैं, दर्जनों अनुभवी जनरल्स और कई छिपे हुए मास्टर्स। उसने गंभीर होकर कहा, अगर वे सब एकजुट हो गए तो मार्शल सेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बूढ़े ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई। सेना पिछले 200 साल से 9th लेवल ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। फिर उसने कहा, लू शेंग में असाधारण प्रतिभा है और उसका बैकग्राउंड भी साफ है। अगर हम उसे मारने की कोशिश करेंगे तो सेना उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारा काम बस लू शेंग को रोकना और खत्म करना है। बाकी राजनीतिक दबाव ओल्ड मास्टर संभाल लेंगे। यह सुनकर बाकी तीनों लोग चौंक गए। उनकी आभा तक हिल गई। महिला ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? ओल्ड मास्टर खुद इस मामले में शामिल हैं? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। बूढ़े ने समझाया, सेना 200 साल से नए 9th लेवल मार्शल सेंट का इंतजार कर रही है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और ओल्ड मास्टर ने अपने सबसे प्यारे बेटे को उस पुराने युद्ध में खो दिया था। वह 100 साल से उसकी वंश की तलाश कर रहे थे। बूढ़े की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। ओल्ड मास्टर को एक पल के लिए उम्मीद दिखी, लेकिन वह उम्मीद लू शेंग की वजह से खत्म हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बार कोई समझौता नहीं होगा। लू शेंग को हर हाल में मरना होगा। इधर स्टार जनरल ड्रिल 3 दिन तक चलने वाली थी। ऊपर से सैटेलाइट और पानी के अंदर कैमरे सब देख रहे थे, लेकिन असली नतीजा समुद्र के नीचे छिपा था। हयुआ अबिस खुद मौत का गड्ढा था, जहां खतरनाक म्यूटेटेड बीस्ट्स भरे पड़े थे। अचानक एक विशाल गहरे समुद्र की मछली ने अपना जबड़ा खोल दिया। उसके काले नुकीले दांत डरावने दिख रहे थे।
उसने एक विशाल खिंचाव पैदा किया जो आसपास सब कुछ खींचने लगा। लेकिन तभी पानी के अंदर सुनहरी रोशनी बिजली की तरह चमकी। उसने उस विशाल मछली को बीच से काट दिया। यह हमला ईस्टर्न एम्परर डोंग पोशन ने किया था और वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। डोंग पोशन अपने मन में हिसाब लगा रहा था। करीब 3 दिन हो गए। इन समुद्री म्यूटेशन के पैटर्न अब साफ समझ आने लगे हैं। उसने सोचा, यहाँ के रैंक 8 बीस्ट्स भी अब आसानी से मारे जा सकते हैं। कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी यह सब देखकर दंग रह गए। एक ने कहा, डोंग पोशन सच में अलग स्तर पर है। 3 दिन में उसने अनगिनत बीस्ट्स मार दिए हैं। उसके मेरिट पॉइंट्स लाखों में पहुंच चुके हैं। बड़ी स्क्रीन पर रैंकिंग दिख रही थी। डोंग पोशन सेंट्रल रीजन डेप्थ 3000 मीटर्स, मेरिट पॉइंट्स 10, 580, 000 फर्स्ट, बाकी सब उससे बहुत पीछे थे। यह 10 मिलियन से ऊपर का नंबर देखकर सब हैरान रह गए। वेस्टर्न रीजन के ओल्ड मार्शल बोले, वह अभी ज्यादा देर भी नीचे नहीं रहा और उसके पास 10 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा, वह शायद पहले ही जनरल के स्तर की ताकत हासिल कर चुका है। सेंट्रल रीजन के ओल्ड मार्शल ने गर्व से सिर हिलाया। वह सबसे गहराई तक गया है और सबसे खतरनाक बीस्ट्स का सामना कर रहा है। फिर भी वह उन्हें बाकी सबसे तेज मार रहा है। बाकी स्टार जनरल्स की तुलना में डोंग पोशन का स्तर बिल्कुल अलग था। जैसे साधारण चाकू और महान युद्ध तलवार का फर्क। सबसे हैरानी की बात, वह अभी 50 साल का भी नहीं हुआ था। तभी वेस्टर्न रीजन के ओल्ड मार्शल ने अचानक स्क्रीन की ओर इशारा किया। रुको, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के स्टार जनरल का डेटा कहाँ है? उसके पॉइंट्स अभी भी 0 क्यों हैं? स्क्रीन पर लू शेंग की एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें वह सो रहा था और उसके सामने लिखा था, मेरिट पॉइंट्स 0। कमांड रूम में तुरंत शोर मच गया। किसी ने कहा, क्या लू शेंग अभी तक अबिस में गया भी है? वह आखिर है कहाँ? ये बातें ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मार्शल के कानों तक पहुंची। बाहर से वह शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर गुस्सा उबल रहा था। उन्होंने स्क्रीन को घूरते हुए सोचा, लू शेंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? उधर समुद्र की गहराई में डोंग पोशन ने एक बड़ा बैग फेंका। उसमें कई म्यूटेटेड बीस्ट्स के अवशेष भरे थे। उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी। 3 दिन खत्म होने वाले हैं। उसने सोचा, 3000 मीटर से नीचे जाने पर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। अब ऊपर लौटने का समय है। उसके जूते के थ्रस्टर जल उठे। वह रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसने सोचा, आज के बाद मैं सेना का नंबर 1 स्टार जनरल बन जाऊंगा। ऊपर जाते हुए उसने चारों ओर देखा। बाकी स्टार जनरल्स कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद वे पहले ही ऊपर जा चुके थे। अचानक पानी में एक भारी धड़कन जैसी आवाज गूंजी, जैसे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। डोंग पोशन तुरंत मुड़ा। यह क्या था, उसने सोचा, इतनी ताकतवर ऊर्जा। क्या यह किसी इंसान की क्यूआई और ब्लड हो सकती है? उसे अचानक एक पुरानी मार्शियल टेक्निक याद आई, जिसमें दिल की धड़कन से दुश्मन का दिल फाड़ दिया जाता है। लेकिन यह तकनीक तभी काम करती है जब उपयोग करने वाला कई स्तर ऊपर हो। डोंग पोशन ने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे से कई स्तर ऊपर कौन हो सकता है? उसने सोचा, क्या कोई 9th लेवल मार्शियल सेंट यहां है? फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, यह जरूर कोई प्राचीन म्यूटेटेड बीस्ट होगा। उधर समुद्र की सतह पर विशाल लहरें उठ रही थीं।
दर्शक उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अचानक समुद्र से एक आदमी मिसाइल की तरह बाहर निकला। चारों ओर शोर मच गया, स्टार जनरल्स वापस आ रहे हैं। वेस्टर्न वॉर जोन की स्टार जनरल यान याइफी मुस्कुराई। आखिरकार समय आ गया है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। समुद्र से डॉन्ग पोशन बाहर आया और उसके पास पहाड़ जितना बड़ा बैग था। बाकी स्टार जनरल्स के बैग उसके सामने बेहद छोटे लग रहे थे। उनका कुल मिलाकर भी शायद डॉन्ग पोशन के 10वें हिस्से जितना सामान नहीं था। रेफरी ने घोषणा की, डॉन्ग पोशन 7.5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स। यान याइफी का चेहरा काला पड़ गया। यह पागलपन है। 7 मिलियन, वह बड़बड़ाई, वह सच में राक्षस है। एक रेफरी बोला, लेकिन लू शेंग के पॉइंट्स अभी भी 0 हैं। सदर्न रीजन के ओल्ड मार्शल हंसे। शायद वह गहराई में मर गया होगा, उन्होंने ताना मारा, ऐसा प्रतिभाशाली जो कुछ बीस्ट से डर गया। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मार्शल वायु फेई का चेहरा काला पड़ गया। लू शेंग पर उन्होंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक बन रहा था। उधर समुद्र की सबसे गहरी खाई में एक विशाल जंगली प्राणी तैर रहा था और उसी अंधेरे में लू शेंग की आवाज गूंजी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। उसने मुट्ठी भींच ली। अचानक उसके शरीर से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। धम धम धम। भयानक धमाके गहराई में गूंज उठे। लू शेंग 4000 मीटर गहराई में साधना कर रहा था। उसके अंदर नई अनडाइंग सेल्स बन रही थीं। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी देखी। यह जगह तो ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। हजारों टन पानी का दबाव। यह पूरा समुद्र ही मेरी ट्रेनिंग का हथियार बन गया है। समुद्र की अथाह गहराई की दबा देने वाली खामोशी में तैरते हुए लू शेंग के मन में अचानक एक बड़ा विचार आया। क्या होगा अगर मैं इन कोशिकाओं को स्थिर मानना ही बंद कर दूं? क्या होगा अगर मैं अनडाइंग सेल्स को खुद इधर उधर ले जाकर अपने मांसपेशियों और हड्डियों के अलग अलग हिस्सों में रणनीतिक एंकर की तरह लगा दूं? तो फिर उसका असली असर कितना बड़ा होगा? जवाब का इंतजार उसे ज्यादा देर नहीं करना पड़ा। उसके शरीर के अंदर हड्डियों के मज्जा और मांस के रेशों में छिपे प्राचीन तारकीय पैटर्न अचानक अनडाइंग सेल्स की दिव्य रोशनी से जगमगा उठे। इन कोशिकाओं को आकाशीय नोड की तरह इस्तेमाल करते हुए और यिंतंग डिवाइन पैलेस में मौजूद मुख्य अनडाइंग सेल को केंद्र बनाकर एक शानदार चमकता हुआ सुनहरा स्टार चार्ट लू शेंग के पूरे शरीर में बुनने लगा। अब जब भी लू शेंग हमला करने की तैयारी करता है, उसके शरीर के अंदर का यह चमकदार स्टार चार्ट तेज रोशनी के साथ सक्रिय हो जाता है। 2200 अनडाइंग सेल्स तुरंत जुड़ जाते हैं और आकाशीय शक्ति की एक नदी उसके शरीर के सर्किटों में बहने लगती है। अनडाइंग स्टार बॉडी को अंतिम आधार बनाकर अब वह ऐसी भयानक, दुनिया हिला देने वाली ताकत छोड़ सकता है जिसकी कल्पना खुद लू शेंग ने भी कभी नहीं की थी। लू शेंग की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें तेज चमक उठी। मर जाओ सेलेस्टियल ट्रिब्यूलेशन, वह गरजा। उसने एक मुक्का मारा और बूम के साथ पूरा गहरा समुद्री इलाका भयंकर भंवर में बदल गया। अंदाजा लगाया गया कि अब लू शेंग का एक साधारण सा मुक्का भी आसानी से 100 सितारों की ताकत से ज्यादा हो सकता है। वह विनाशकारी वार करने के बाद बस हल्के से सांस छोड़ता है और फिर आराम से अपने हाथ जेब में डाल लेता है। ठंडे आत्मविश्वास के साथ वह बुदबुदाया, ऊपरी शरीर तो हो गया, अब ध्यान देना होगा। टांगों पर ध्यान लगाते हुए लू शेंग ने पैर जमीन पर पटका, इतनी ताकत से कि मानो दुनिया की नींद ही दरक गई। इस टक्कर का असर इतना भयानक था कि समुद्र की गहराई में पड़ा तल भी कराह उठा और कांपने लगा।
ऊपर समुद्र की सतह पर पानी अजीब तरह से उबलने लगा और गहराई से लगातार विशाल बुलबुले ऊपर उठने लगे। समुद्र की सतह पर हिंसक गोलाकार भंवर बनने लगे। हर सेकंड वे और फैलते जा रहे थे और आसपास का पानी एक भूखे घूमते भंवर में खींचता जा रहा था। वहां इकट्ठा हुए राइजिंग स्टार्स और डॉम पोशन इस अजीब और डरावने नजारे को देखकर जड़ हो गए। उनकी जिज्ञासा जल्द ही आने वाले डर में बदल गई। ये आखिर है क्या? नीचे आखिर कौन सा राक्षस जाग रहा है? वे हैरान होकर बोले। अचानक बिना किसी चेतावनी के समुद्र की गहराई से पानी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो आसमान की ओर किसी तरल गगनचुंबी इमारत की तरह उठ गया। दृश्य खूबसूरत भी था और घातक भी। आसपास का समुद्र विशाल लहरों के भयानक तूफान में बदल गया, जिससे पास खड़े सैन्य जहाज बुरी तरह डगमगाने लगे। डॉम पोशन के चेहरे पर साफ घबराहट थी। ये क्या हो रहा है? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कच्ची ऊर्जा समुद्र की तह से आ रही है, डॉम पोशन ने कांपती आवाज में कहा। अभी कुछ देर पहले ही समुद्र किसी जीवित प्राणी की तरह गरज रहा था और अब एक विशाल भंवर बन गया था, मानो आसपास के हर जहाज और सैनिक को निगल जाना चाहता हो। तभी पानी की उस फुहार के बीच से लू शेंग प्रकट हुआ, उफनती लहरों के ऊपर शांति से हवा में तैरता हुआ। वह समुद्र के देवता जैसा लग रहा था, उसकी मौजूदगी ही आसमान पर राज करती दिख रही थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, सिर्फ एक किक और मैंने एक ही पल में 1000 मीटर की गहराई पार कर ली। डॉम पोशन ने यह असंभव दृश्य देखा और प्रतियोगिता में पहली बार उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह लगभग फुसफुसाते हुए बोला, क्या वो सच में लू शेंग है? आखिर हो क्या रहा है? उसने गुस्से में बुदबुदाया, दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने नीचे अपने इकट्ठे किए हुए शिकार, उच्च स्तर के जंगली जानवरों का पहाड़ की तरफ देखा, लेकिन किसी कारण से अब वह सब उसे बेकार सा लगने लगा, क्योंकि हवा में फैली ऊर्जा के सामने वे कुछ भी नहीं थे। ऊपर आसमान में लू शेंग अपने विकास पर सोचता रहा और अपनी सीमाओं को परखते हुए खुद से बुदबुदाया, बहुत बढ़िया। अंडाइंग सेल्स को मुख्य नोड और अंडाइंग स्टार बॉडी को केंद्रीय आधार बनाकर मैं ऊर्जा को पूरे शरीर में पूरी तरह फैला सकता हूं। इस हालत में एक साधारण मुक्का भी 100 सितारों की ताकत तक पहुंच जाता है और एक साधारण किक 1000 मीटर गहरे समुद्र के वजन को भी हिला सकती है। भविष्य की लहरें फिर बदल गई हैं, लू शेंग ने दूर देखते हुए कहा। दृष्टि गंभीर रूप से घायल होकर भागना से बदलकर सिर्फ घायल होकर भागना हो गई है। बस एक शब्द का फर्क है, लेकिन प्रगति बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी वो मेरी मंजिल नहीं है। उसके शरीर से दबाव भरी आभा फैलने लगी। फिर उसने अपना ध्यान वर्तमान पर लगाया और हल्के से ताकत लगाकर अपना लूट बैग बाहर निकाला। यह देखकर सबके जबड़े खुल गए। वह डॉम पोशन की तथाकथित दया के लायक ढेर से लगभग 10 गुना बड़ा था। लू शेंग की आभा सफेद गर्म आग की तरह भड़क उठी और उसने नीचे खड़े आदमी को देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। तुम डॉम पोशन हो? उसे धुंधला सा याद आया कि कोई उसकी समुद्र के अंदर की साधना में बाधा डाल रहा था। पहले उसने सोचा था कि जल्दी से सबक सिखा देगा, लेकिन फिर याद आया यह डॉम शेंगी का भाई है। जो भी हो, उसने सोचा, अब पीछे हटना देर हो चुकी है, लेकिन शायद मुझे हाथ हल्का रखना पड़ेगा। डॉम पोशन के चेहरे पर झिझक और बढ़ता डर देखकर लू शेंग को सच में थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। दूसरी तरफ डॉम पोशन पसीने से तर था। उसके मन में डर चीख रहा था, ये आदमी आखिर है कौन? इतना दबा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा दम घोंट देने जितना ताकतवर है,
डोंग पोशन ने खुद से माना और इतनी जोर से मुट्ठियां भींची कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने दांत भींच लिए, उसका अहंकार इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। नहीं, ये नामुमकिन है। कोई भी स्टार जनरल मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। चीखते हुए वह धीरे धीरे अपनी समझ खोने लगा। वह एक जंगली कोने में घिरे जानवर की तरह आगे झपटा। उसकी आंखों की नसें फट गई थीं और वे खून से लाल हो चुकी थीं, जिनमें बेकाबू खून खराबे की प्यास भरी थी। एड्रेनालिन और गुस्से की लहर ने उसके दिमाग की सारी समझ खत्म कर दी। अब बस नष्ट करने की प्रवृत्ति बची थी। उसने अपनी नजर लू शेंग पर टिकाई और अपनी पूरी साधना और जीवन शक्ति एक विनाशकारी मुक्के में डाल दी। बूम! उस वार से निकली शॉकवेव में ऐसी डरावनी ताकत थी मानो वह लू शेंग को महीन धूल में पीस देना चाहता हो। लू शेंग उस गरजती हवा और आने वाले हिंसक तूफान के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे तूफान में भी अड़िग खड़ा कोई प्राचीन देवदार का पेड़। उसकी आंखें पहाड़ी झील की तरह शांत और गहरी थीं, और वह ठंडे भाव से डोंग पोशन को आते देख रहा था। लेकिन जैसे ही वह विशाल मुट्ठी टकराने वाली थी, लू शेंग ने बेहद आलस से एक हाथ उठा लिया। यह एक बेहद साधारण हरकत थी, जैसे किसी छोटे कीड़े को हटाना। लेकिन जैसे ही संपर्क हुआ, उसने पूरी तरह डोंग पोशन की गति और उसका गुस्सा खत्म कर दिया। वह ताकतवर मुट्ठी हवा में ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई। डोंग पोशन को लगा जैसे कोई ठंडी पूर्ण शक्ति उसके जोड़ों को जकड़ रही हो, जिससे वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह हिल गया। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? जबकि डोंग पोशन का दिमाग टूटने की कगार पर था, लू शेंग अपने ही विचारों में खोया हुआ था। मैं अपने भविष्य के साले के साथ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता, उसने मन ही मन सोचा। बाद में माहौल अजीब नहीं बनाना चाहता। चलो तुम्हें बस हल्की हवा ही दे देता हूँ, लू शेंग ने सहजता से कहा, जैसे वह किसी छोटे बच्चे से खेल रहा हो। उसने कलाई घुमाई और एक जवाबी मुक्का मारा, जो देखने में उतना ही हल्का था जितना मक्खी उड़ाना। लेकिन उस दिखने में हल्के वार से हवा ही मुड़ने लगी। मुक्का लगने से पहले ही दबाव डोंग पोशन के चेहरे को विकृत करने लगा। वह घुटी हुई चीख निकाल बैठा, उसकी आंखें डर से बाहर निकल आईं। आने वाली चीज की असली ताकत को वह समझ ही नहीं पा रहा था। लू शेंग का मुक्का भले ही हल्का दिख रहा था, लेकिन उसमें दबाई हुई ताकत का असली सुनामी था, जो हवा और अपने रास्ते की हर चीज को मिटाता हुआ आ रहा था। डोंग पोशन को ऐसा लगा जैसे किसी रॉकेट इंजन को सीधे उसकी छाती पर जला दिया गया हो। बूम! भयानक धमाका हुआ और आसपास के पहाड़ों तक हिल गए। डोंग पोशन फटे हुए कपड़े की गुड़िया की तरह पीछे उछल गया। वह सैकड़ों मीटर हवा में उड़ता हुआ दूर की चट्टान से जा टकराया। घर्षण से उसकी सैन्य वर्दी चिथड़ों में बदल गई और वह चट्टान के नीचे मलबे की तरह गिर पड़ा। एक ही वार में बेहोश, हाँ, मशहूर डोंग एम्परर को बिना किसी मेहनत के एक ही वार में गिरा दिया गया। यह भयानक ताकत देखकर भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई, उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। जिस आदमी को वे शिखर मानते थे, उसे किसी कीड़े की तरह उड़ा दिया गया था। वहां मौजूद हर इंसान के दिल में भारी डर बैठ गया और वे लू शेंग को अब नई डरी हुई इज्जत के साथ देख रहे थे। उसकी ताकत किसी भी माप से बाहर थी। उसके बाद छाई खामोशी बेहद भारी थी, जिसे सिर्फ हवा की सीटी तोड़ रही थी। कुछ सैनिक खुलकर कांप रहे थे, कुछ के चेहरे भूत जैसे सफेद पड़ गए थे। सबके मन में एक ही एहसास था, लू शेंग की देवता जैसी ताकत का शुद्ध आतंक। इतना पागलपन भरा और शानदार हमला करने के बाद भी लू शेंग थोड़ा असहज लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की एक छोटी बूंद आई, मेहनत से नहीं बल्कि शर्मिंदगी से।
उसने हाथ हिलाकर बात टालने की कोशिश की और थोड़ा घबराया सा बोला, अरे, लगता है मेरा भविष्य का साला इसके लिए थोड़ा ज्यादा कमजोर है। उसे सच में अंदाजा नहीं था कि उसका हल्का मुक्का अब किसी प्राकृतिक आपदा जैसा हो चुका है। स्थिति की अजीबता को संभालने के लिए लूशेंग ने सिर के पीछे हाथ खुजलाया और कोई बहाना सोचने लगा। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब माफी मांगने में भी देर हो चुकी है। अगली बार मिलूंगा तो उसके साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा व्यवहार करूंगा, उसने तय किया। इसी बीच हाईकमांड के युद्ध कक्ष में बैठे बूढ़े मार्शल और जनरल सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। सेंट्रल रीजन का गर्व डोंग पोशन अभी अभी कचरे की तरह उछाल दिया गया था। एक जनरल गहरी भौहें चढ़ाकर कांपती आवाज में बोला, वह डोंग पोशन था, सेंट्रल रीजन का निर्विवाद नंबर 1। इनके बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सेंट्रल रीजन का मार्शल गहरी सोच में डूब गया। लू शेंग की लड़ाई की ताकत इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है कि हम पुराने लोग भी बस ऊपर देखकर ही रह सकते हैं, उसने गंभीरता से कहा। आज के प्रदर्शन के आधार पर वह सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, वह पहले से ही हमारे देश के इतिहास का सबसे युवा मार्शल बनने के योग्य है। दूर खड़े लू शेंग की इंद्रियां अचानक तेज हो गईं जब उसने कई ताकतवर अनचाहे मेहमानों को आते महसूस किया। तो आखिरकार वे आ ही गए, उसने सोचा। अचानक उसके शरीर से जलती हुई क्युआएं फूट पड़ी और उसके सिर के ऊपर के वातावरण के सार से मिलकर आसमान को जलता हुआ सा बना दिया। उसने क्षितिज की ओर ठंडी नजर डाली और लोहे जैसी दृढ़ आवाज में कहा, आज मैं गॉड प्लेटफॉर्म को तोड़कर खुद आसमान को चुनौती दूंगा। इसके लिए मुझे ऐसा अजेय मोमेंटम बनाना होगा जिसे कोई चुनौती न दे सके। जब असली लड़ाई शुरू होगी तो तुम लोग मेरे लिए जयकार करना, उसने कहा, हालांकि यह अनुरोध से ज्यादा आदेश जैसा लग रहा था। लू शेंग का हर शब्द, हर हरकत और उसकी नजर का हल्का सा बदलाव भी रिकॉर्ड होकर हाईकमांड तक भेजा जा रहा था। जैसे ही लू शेंग के होठों से आखिरी शब्द निकला, वहां मौजूद भीड़ पर भारी सन्नाटा छा गया। अनगिनत उच्चस्तरीय जनरल और अनुभवी सैनिक हैरान नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उनका दिमाग उसकी घोषणा की हिम्मत को समझ ही नहीं पा रहा था। उसने क्या कहा और क्या वह पागल हो गया है, जैसी टूटी फूटी आवाजें लहर की तरह फैल गईं। सबसे आगे खड़े ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मार्शल वायु फेई ठंडे पसीने में भीग गए। उनके चेहरे पर पूरी उलझन और डर साफ दिख रहा था। गॉड प्लेटफॉर्म को तोड़ना और खुद आसमान को चुनौती देना, ये शब्द हवा में गूंजते रह गए, जिनमें इतनी विद्रोही गूंज थी कि वहां मौजूद हर किसी की हड्डियों तक ठंडक उतर गई। यह स्थापित व्यवस्था के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी, उस दिव्य व्यवस्था को चुनौती जो उनके मार्शल संसार को नियंत्रित करती थी। लू शेंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वायु फेई की आवाज घुटी हुई फुसफुसाहट में बदल गई, जो अचानक उठी शक्ति की लहर में खो गई। लू शेंग ने आसपास की दुनिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी सारी उभरती ताकत को दाहिने मुक्के में केंद्रित कर दिया। फिर उसने ऊपर अनंत आकाश की ओर देखा और एक ऐसा मुक्का मारा जो तर्क को चुनौती देता था। बूम! गूंजते धमाकों ने शांत आकाश को चीर दिया और उसकी मुट्ठी से चमकदार सुनहरी रोशनी का स्तंभ फूट पड़ा। किसी तारे के दिल में ढली दिव्य तलवार की तरह वह किरण बादलों को चीरती हुई ऊंचे आसमान तक पहुंच गई। उसकी चकाचौंध भरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और पूरा क्षेत्र एक रहस्यमयी दिव्य चमक से भर गया, जबकि उसके वार का दबाव आसपास की जगह को भी मोड़ने लगा। लू शेंग समुद्र को हिला देने वाली गर्जना के साथ चिल्लाया, अब छाया में छिपे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे बहुत पहले से महसूस हो रही थी। लू शेंग की आवाज समुद्र की गर्जना को चीरती हुई गूंजी।
यह सुनते ही वायु फेई ने टूटे हुए आसमान की ओर देखा और डर से जम गया। उसका मुंह खुला रह गया, जैसे हवा ही कम पड़ गई हो, क्योंकि घुमड़ते बादलों के भंवर से एकदम घोंट देने वाली मार्शल सेंट आभा नीचे फैलने लगी। कौन है वहां? तुरंत अपनी पहचान बताओ, वायु फेई चिल्लाया। उसका सैन्य स्वभाव कुछ पल के लिए उसके डर पर भारी पड़ गया और वह बिजली की तरह आसमान में उड़ गया। ऊपर से उफनते समुद्र को देखते हुए स्थिति की असली गंभीरता उसके सामने खुलने लगी। लेकिन सिर्फ 3 सेकंड बाद ही ऐसा भयावह दृश्य सामने आया जिसने मार्शल की आत्मा तक हिला दी। तुम जिदाओं के 4 सिंबल्स और 28 कॉन्स्टलेशंस हो, उसने दहशत में कहा, क्योंकि उसने मार्शल सेंट के सबसे खास दूतों को पहचान लिया था। ये 32 लोग ऐसे प्रकट हुए जैसे किसी दूसरी वास्तविकता की दरार से निकलकर आए हों और समुद्र के बीच हवा में सटीकता से तैरते खड़े हो गए। एक साथ 32 ग्रांड मास्टर स्तर के विशेषज्ञों का प्रकट होना ऐसी जबरदस्त मार्शल शक्ति का दृश्य था कि नीचे खड़े हर सैनिक को उनकी मौजूदगी पहाड़ की तरह दबाती महसूस हुई और पूरी फ्लीट का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। एक क्षेत्रीय मार्शल, जिसका चेहरा पीला था लेकिन इरादा मजबूत, हवा में आगे बढ़ा। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखा जो किसी पुराने किसान जैसा लगता था और बोला, एल्डर एक्सयूएन, आज हमारी सेना का संयुक्त अभ्यास तय था। जिदाओ मार्शल सेंट हॉल इस सैन्य अभ्यास में दखल क्यों दे रहा है? अपना उद्देश्य बताओ। वृद्ध आदमी की आभा शांत लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत आसपास के सभी लोगों से कहीं ज्यादा थी। बिना भाव बदले उसने अधिकार भरी आवाज में कहा, हम जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी के सीधे आदेश पर आए हैं। हम सेना के सबसे बड़े अपराधी लू शेंग का सिर लेने आए हैं। एल्डर एक्सयूएन की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें अजीब शक्ति थी जो पानी की सतह पर फिसलती हुई जहाजों के सबसे अंदर तक पहुंच गई। आसपास मौजूद हर व्यक्ति ने उसे साफ साफ सुना। समुद्र कुछ पल के लिए शांत रहा, लेकिन दर्शकों के दिलों में हैरानी और अविश्वास की लहरें उफन रही थीं। 5 क्षेत्रीय मार्शल एक साथ आगे बढ़े और उनकी आंखों में तेज चमक उठी। हमने तुम्हारे जिदाओ मार्शल सेंट हॉल के उन बेकार लोगों को खत्म कर दिया, फिर भी तुम लोग पीछे नहीं हटे। क्या तुम्हें लगता है कि सेना इतनी कमजोर है कि तुम आकर हमारे सबसे बेहतरीन सैनिक को मार सको? उनके शरीर से विशाल क्यूआई स्तंभ आसमान की ओर उठने लगे। हजारों सैनिकों की मौजूदगी से 5 शक्तिशाली योद्धाओं की आभा और भी भयानक हो गई। उनकी संयुक्त शक्ति ने वातावरण को हिला दिया, आसमान काला पड़ने लगा और पहले शांत समुद्र में उबाल आने लगा, मानो उनके गुस्से से तूफान पैदा हो रहा हो। इतनी जबरदस्त सैन्य शक्ति के सामने भी एल्डर एक्सयूएन बिल्कुल शांत रहा। उसने धीरे से सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, तुम लोग मूल रूप से गलत समझ रहे हो। तुम्हारी सोच पूरी तरह गलत है। यह कहते हुए बूढ़े आदमी की शांत शक्ल अचानक भयानक हत्या की मंशा से भर गई। उसने अपनी उंगली लू शेंग की ओर उठाई और पत्थर टूटने जैसी आवाज में चिल्लाया, अगर हमारे हॉल के 2 कचरे मर भी जाते तो हम शायद उसे छोड़ देते। लेकिन इस दुष्ट ने हद पार कर दी। इसने मार्शल सेंट की पत्नी लियन सू की हत्या कर दी और मार्शल सेंट के अजन्मे वारिस को भी खत्म कर दिया। यह अपराध इंसानों के कानून से भी ऊपर है, इसलिए इसे अपने खून से इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या वारिस? एल्डर एक्सयूएन की बात खत्म होते ही चारों तरफ दहशत भरी सांसें और हड़कंप मच गया। हजारों लोग एक साथ लू शेंग की तरफ देखने लगे, उनके चेहरों पर गहरा झटका था। मार्शल सेंट की पत्नी को मारना ही बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन उसके अजन्मे बच्चे को मारना, यह इतना भयानक और निषिद्ध काम था कि सबकी आत्मा तक कांप उठी। क्या यह सच है? क्या इस दावे की पुष्टि हो सकती है?
पांचों क्षेत्रीय मार्शल भी एक दूसरे की ओर शक और चिंता से देखने लगे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वे इस आरोप की गंभीरता को समझ रहे थे। उनके दिल में एक भारी एहसास आया, अगर यह सच है तो लू शेंग ऐसी मुसीबत में है जिसे कोई भी सैन्य सुरक्षा बचा नहीं सकती। लगातार बढ़ते आरोपों और 32 ग्रांड मास्टर्स के भारी दबाव के बीच भी सिर्फ लू शेंग ही अजीब तरह से पूरी तरह शांत खड़ा है। उसकी आंखों की गहराई में हल्की सी रहस्यमयी चमक टिमटिमा रही है, डर का कोई निशान नहीं, बस एक ठंडी और सटीक समझ। युवक धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका दिमाग अपने पिछले हर कदम को तेजी से याद करने लगता है। अब समझ आया, वह मन ही मन सोचता है, जैसे पहेली के सारे टुकड़े आखिरकार अपनी जगह बैठ गए हों। जब लियन सू मरी थी तब उसके गर्भ में झाओ जी की रक्तरेखा जरूर थी। आखिरकार उसे फायर सीड रिसोर्स वॉल्ट की भविष्यवाणी के फेल होने की असली वजह मिल गई। लू शेंग अंदाजा लगाता है कि जब उसने लियन सू को मारा था तब शायद उसे गर्भवती हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, या शायद कुछ ही मिनट। उस समय कोई जैविक संकेत मौजूद नहीं था जिसे वह पकड़ पाता, और ड्रीम स्पेस के पास भी इकट्ठा करने के लिए कोई डेटा नहीं था। यही छोटा सा, लगभग अदृश्य बदलाव आगे चलकर उस भविष्यवाणी और आज की इस क्रूर हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई बन गया। एक पल के लिए लू शेंग के मन में सवाल आता है, अगर मुझे पता होता कि लियन सू गर्भवती थी, क्या मैं तब भी उसे मारता? लेकिन अगले ही पल वह इस विचार को बेकार मानकर दिमाग से निकाल देता है। अब खून सूख चुका है, और अगर ऐसा होता जैसी बातें कोई मायने नहीं रखती। वह अपने दिल को अच्छी तरह जानता है, वह कोई संत नहीं है। उसका एक ही नियम है, हर कर्ज चुकाना है, चाहे वह एहसान हो या खून का बदला। वह अपने चेहरे पर उठी भावनाओं की हल्की लहर भी मिटा देता है, और उसकी दृढ़ता ठंडे हीरे की तरह कठोर हो जाती है। उसी वक्त ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मार्शल वायु फेई जिदाओ के एनफोर्सर्स की तरफ उंगली उठाकर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोलते हैं, एल्डर एक्सयूएन, तुम्हारे पास क्या ठोस सबूत है कि लू शेंग ने ऐसा किया? वह सख्ती से कहते हैं, हमारी सेना को कोई दबा नहीं सकता। इस मामले पर हम खुद मार्शल सेंट से आधिकारिक तरीके से बात करेंगे। फिर वह साफ कहते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं यकीन करूंगा कि कोई भी, यहां तक कि जिदाओ हॉल भी, लू शेंग के बाल तक को छू नहीं सकता। लेकिन वायु फेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि उनकी आवाज अचानक गले में अटक जाती है। उनकी आंखें सामने दिख रहे दृश्य को देखकर फैल जाती हैं, और उनके शरीर में समुद्र की गहराई से भी ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। अचानक एक साथ जिदाओ 4 सिंबल्स और 28 कॉन्स्टलेशंस हवा में ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनके चेहरों पर गहरी और पूर्ण श्रद्धा की झलक है, और वे एक साथ गूंजती आवाज में चिल्लाते हैं, जो जहाजों की दीवारों तक को हिला देती है, सेंट अवतरित हो चुके हैं। हम लॉर्ड का स्वागत करते हैं। पूरा मैदान स्तब्ध होकर खामोश हो जाता है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया दे पाए उससे पहले ही दुनिया खुद डरावने तरीके से बदलने लगती है। अभी तक साफ आसमान अचानक आदिम क्रोध से गरज उठता है। काले ओब्सीडियन जैसे बादल न जाने कहां से उमड़कर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, और समुद्र के ऊपर एक चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी फैलने लगती है। काले आसमान में बिजली की भयानक लकीरें चमकने लगती हैं, और उनकी गूंजती गरज समुद्र के ऊपर ऐसे फैलती है जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। तूफान के चरम के बाद शून्य से एक सुनहरी आकृति प्रकट होती है, जिसके चारों तरफ हल्की दिव्य आभा चमक रही है। उस आकृति से ऐसा दबदबा निकल रहा है कि हवा तक भारी महसूस होने लगती है। फिर आसमान से एक ठंडी, निर्णायक आवाज गूंजती है,
घुटनों पर बैठो। यह आदेश सिर्फ सुनाई नहीं देता, हड्डियों तक महसूस होता है। वहां मौजूद हर स्टार जनरल अपने आप जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे शरीर उनका अपना न हो। सब एक साथ चिल्लाते हैं, हम मार्शल सेंट का स्वागत करते हैं। उन्होंने सोचा था कि बस एलीट एनफोर्सर्स ही उनसे भिड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि झाओ जी खुद इस साधारण ड्रिल में आएगा। मार्शल सेंट के आगमन से हजारों सैनिक और उच्च अधिकारी घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। पूरे समुद्री क्षेत्र पर एक अजीब, कुचल देने वाला दबाव छा जाता है, जैसे किसी विशाल पहाड़ को सीधे सबकी छाती पर रख दिया गया हो। इस डर को समझने के लिए उनके संसार के इतिहास को याद करना होगा। मार्शल आर्ट्स रेवोल्यूशन के पहले साल और हाईटेक युग की शुरुआत से पहले मानवता बंदूकों के दौर में जीती थी। उस समय के सबसे महान मार्शल मास्टर्स भी मुश्किल से बड़े पत्थर तोड़ पाते थे या छतों पर हल्के कदमों से दौड़ सकते थे। उस पुराने दौर में सबसे महान मास्टर भी एक साधारण सी शीशे की गोली का सामना नहीं कर सकता था। इंसान विज्ञान और तकनीक की ठंडी तर्कशक्ति की पूजा करते थे, जिसने उन्हें चमत्कार करने की ताकत दी, तारों तक पहुंचना और धरती की गहराइयों को खंगालना। उस दुनिया में राजनीति और तकनीक की ताकत इंसान की मुट्ठी से कहीं ऊपर थी। लेकिन दुनिया बदल गई जब दरारें प्रकट हुईं। जब डरावने एबिसल बीस्ट्स आसमान से उतरने लगे और धरती के भीतर से निकलने लगे, तब इंसानों की वह तकनीक बेकार साबित हुई जिस पर उन्हें इतना गर्व था। उनके हथियार सबसे कमजोर राक्षस की खाल तक को मुश्किल से खरोंच पाते थे। तभी इंसानी शरीर की सीमाएं टूट गईं और सभ्यता ने मार्शल पाथ की ओर रुख कर लिया। ताकत फिर से मुट्ठी में लौट आई। मार्शल पावर हाउसेस नई दीवारें बन गए जो शहरों, प्रांतों और पूरे देशों की रक्षा करते थे। उन्होंने उन भूमिकाओं को संभाल लिया जो कभी देवताओं की मानी जाती थीं, और लोगों की आस्था को एक जीवित लक्ष्य मिल गया। इन दिग्गजों में भी कुछ सबसे ऊपर उठे। उन्होंने भौतिकी के नियम तोड़ दिए, आसमान से टकरा गए और प्राचीन मिथकों को हकीकत बना दिया। इस नए युग में मार्शल सेंट सिर्फ एक पद नहीं है, वह आधुनिक युग का जीवित देवता है। सिर्फ एक धड़कन के भीतर ही वहां मौजूद हजारों सैनिकों की संयुक्त मार्शल ऑरा ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाती है। अनगिनत लोग, यहां तक कि 5 महान रीजनल मार्शल्स भी अपना विरोध खो देते हैं और अनायास ही श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं आसमान में खड़ी उस सुनहरी आकृति की ओर। जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी को हमारा प्रणाम। ईस्टर्न मार्शल वायु फेई, जो अभी तक लू शेंग के साथ खड़े थे, सिर झुकाते हुए मन ही मन कड़वे शब्दों में गाली देते हैं। धत्त, यह खुद यहाँ क्यों आ गया? यही वह क्रूर सच्चाई है जिसकी वजह से सेना अपने खुद के लेवल 9 मार्शल सेंट को पैदा करने के लिए इतनी बेताब है। क्योंकि जब एक सेंट नियमों को तोड़ने का फैसला कर लेता है, तब दुनिया भर के ग्रांड मास्टर्स और मार्शल्स बस एक मजाक बनकर रह जाते हैं। झाओ जी की नजर का भारी दबाव सीधे लू शेंग पर पड़ता है, लेकिन उसकी बात वायु फेई से होती है। सेंट की आवाज समुद्र में गूंजती है। अब मैं यहां हूं। अभी तुम क्या कह रहे थे? मुझसे बात करने की, वह ठंडे स्वर में कहता है। मेरे सामने मौजूद होने से बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मेरा शब्द ही कानून है। मेरा शब्द ही सबूत है। मार्शल सेंट की आंखें सुनहरी, हत्यारी चमक से जल उठती हैं। उसकी आवाज ऐसे गूंजती है जैसे धरती की प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हों। मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूं। वह आज यहीं मरेगा। झाओ जी की दबदबे वाली आभा और भी तेज हो जाती है, जैसे जहाजों को ही समुद्र में कुचल देगी। ऊंचाई पर खड़ा झाओ जी आराम से हाथ जेब में डाले नीचे देखता है, चेहरे पर देवताओं जैसा अहंकार। वह युवक से पूछता है,
छोटे लड़के, अपने फैसले पर कोई आपत्ति है? हजारों घुटनों पर बैठे लोगों के बीच अभी भी एक शख्स सीधा खड़ा है, वही बैडास लू शेंग। देवता जैसी ठंडी आवाज सुनकर लू शेंग का चेहरा और गहरा हो जाता है। वह कुछ देर चुप रहता है। उसके दिमाग में गणनाएं और बढ़ती शक्ति तूफान की तरह घूम रही हैं, जैसे वह अपने अगले कदम का फैसला कर रहा हो। ऊपर से जिदाओ मार्शियल सेंट अपनी आत्मा को कुचल देने वाली शक्ति फैला रहा है, और नीचे 4 सिंबल्स व 28 कॉन्स्टलेशंस शिकारी नजरों से लू शेंग को घूर रहे हैं, बस एक संकेत का इंतजार। तभी एल्डर एक्सयूएन की आवाज फिर समुद्र पर गूंजती है। वह अपनी टेढ़ी लकड़ी की छड़ी समुद्र की सतह पर जोर से मारते हैं, और लहरों में एक झटका फैल जाता है। जब ग्रेट लॉर्ड खुद यहाँ आए हैं और पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया है, तो हमें बिजली की तरह तेज काम करना होगा, एल्डर आदेश देते हैं। तेजी से हमला करो। उसे पलटवार या भागने का एक भी मौका मत दो। 4 सिंबल्स और कॉन्स्टलेशंस तुरंत लू शेंग पर केंद्रित हड्डियां जमा देने वाली हत्या की नीयत छोड़ देते हैं। 4 सिंबल्स में से बैंगनी बालों वाला आदमी, व्हाइट टाइगर, दूर खड़े लू शेंग को देखकर क्रूर मुस्कान देता है। वह देखता है कि लड़के का शरीर साफ साफ कांप रहा है। लगता है हमने इस लड़के की हिम्मत को काफी ज्यादा समझ लिया था, वह ताना मारता है। सच में इस वक्त लू शेंग सिर से पैर तक कांप रहा है। लेकिन उसकी कांपने की असली वजह देखने वालों को समझ नहीं आती। उसके चेहरे से पसीना बारिश की तरह बह रहा है, फिर भी वह अजीब तरह से खामोश है। बैंगनी बालों वाला व्हाइट टाइगर मजे लेकर यह दृश्य देखता रहता है, जैसे कोई जीनियस टूटता हुआ देख रहा हो। सेंट की मौजूदगी से ही इसकी हिम्मत टूट गई है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही इसका मन हार चुका है। इसे मारना तो सांस लेने जितना आसान होगा, व्हाइट टाइगर व्यंग्य से कहता है और अपना हथियार तैयार करता है। उसके पास खड़ी दृढ़ महिला, वर्मिलियन बर्ड, कंधे उचकाकर लापरवाही से कहती है, मार्शल सेंट हमारे ऊपर खड़े हैं, तो 5 मार्शल्स भी सिर झुकाते हैं। उसके जैसे एक लड़के का डरना तो स्वाभाविक है। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, तो यही है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का गर्व। कितना दयनीय। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है, वह निष्कर्ष निकालती है। समूह तेजी से पानी के ऊपर फिसलते हुए लू शेंग की ओर बढ़ने लगता है। एल्डर एक्सयूएन फिर अपनी छड़ी मारते हैं। यह एग्जीक्यूशन की शुरुआत का संकेत है। 4 सिंबल्स नाटकीय बैडास अंदाज में हमला करने को तैयार हो जाते हैं। लू शेंग का चेहरा गहरी छाया में छिपा है। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हैं कि उंगलियां सफेद पड़ गई हैं और त्वचा फटने लगी है। सबसे शांत पानी भी अगर ज्यादा दबाया जाए तो आखिरकार उफन ही पड़ता है। वह धीमी, अजीब ऊर्जा से भरी आवाज में बुदबुदाता है। जिदाओ 4 सिंबल्स उसके रहस्यमयी शब्द सुनकर एक पल के लिए उलझ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर से घमंड में लौट आते हैं। ओह, इसे अभी भी लगता है कि यह हमारा विरोध कर सकता है। बैंगनी बालों वाला व्हाइट टाइगर मुस्कुराता है, फिर अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह देखता है कि लू शेंग की गति अचानक बढ़ने लगी है। दिलचस्प और काफी मजेदार, व्हाइट टाइगर हंसता है। वह उंगलियां चटकाता है और तुरंत उसकी हथेली में चमकता हुआ एक सेप्टर प्रकट हो जाता है। उसी पल उससे तेज, टेढ़ी मेढ़ी रोशनी की बिजली निकलती है। उसकी आंखों में बर्फ जैसी हत्यारी चमक आ जाती है। उसका शरीर फैलने लगता है और उसकी मांसपेशियां ऐसे सख्त होती हैं जैसे इस्पात टकरा रहा हो। अब भी साधारण किसान जैसा दिखने वाला एज़्योर ड्रैगन सख्त स्वर में याद दिलाता है, जल्दी खत्म करो, व्हाइट टाइगर।
एक चींटी को हमारी जिदाओ हॉल की प्रतिष्ठा को नुकसान मत पहुंचाने दो। बैंगनी बालों वाला योद्धा आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, हर हरकत में घमंड टपक रहा है। आराम से एल्डर। अगर यह होश में भी आ जाए तो भी ऐसे डरे हुए आदमी को मारने में मुझे 3 सांस से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर मैं ऐसे कमजोर दुश्मन को नहीं संभाल पाया तो मुझे जिदाओ व्हाइट टाइगर कहलाने का हक नहीं। लेजेंडरी 4 सिंबल्स में से एक आखिरी शब्द के साथ ही वह इतनी जोर से पैर पटकता है कि समुद्र का पानी विशाल फव्वारे की तरह फट पड़ता है। उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछल जाता है। उसका सेप्टर घातक चमक से जल उठता है और वह सीधे लू शेंग के सिर पर घातक वार करता है। काले बादलों से बिजली की धाराएं गरजती हुई नीचे आती हैं और सेप्टर पर इकट्ठी हो जाती हैं। यह दृश्य इतनी तेज रोशनी और शक्ति पैदा करता है कि व्हाइट टाइगर की ऑरा विस्फोट की तरह फैल जाती है और वह बदले की आग से भरे देवता की तरह नीचे गिरता है। मर जा कमीने, वह खून की प्यास से भरे चेहरे के साथ दहाड़ता है। उसी पल युवा लू शेंग आखिरकार अपना सिर उठाता है और उसके होठों पर एक ठंडी धारदार मुस्कान उभर आती है। लू शेंग की आवाज गरज और हवा की आवाज को चीरती हुई साफ सुनाई देती है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं डर से नहीं कांप रहा। वह गिरते हुए व्हाइट टाइगर को देखता है। उसकी आंखें अंधेरे में सितारों की तरह चमक रही हैं। उनमें ऐसा उत्साह है जो फट पड़ने को तैयार लगता है। वह धीमे से हंसता है। मैं बस उत्साहित हूं, इतना उत्साहित कि कांप रहा हूं। नई डरावनी शक्ति से चमकती आंखों के साथ वह मुट्ठी कसता है और एक ऐसा मुक्का मारता है जैसे पूरी दुनिया उसके साथ खींच आई हो। एक तेज वूश की आवाज के साथ, जैसे हवा खुद कट गई हो, जिदाओ व्हाइट टाइगर का शरीर अचानक सटीक तरीके से 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसके दिल की गहराई से एक अकल्पनीय डर फूट पड़ता है, इतना पुराना और कच्चा कि उसके सिर की त्वचा सिहर उठती है और शरीर का हर बाल खड़ा हो जाता है। हजारों लड़ाइयों से बने उसके मार्शल इंस्टिंक्ट्स तुरंत उसके धड़ को रक्षात्मक मुद्रा में मोड़ देते हैं, लेकिन उसका तंत्रिका तंत्र पहले ही उसकी मौत की सच्चाई से पीछे रह चुका है। वह घबराकर अपने हाथ उस सिर को बचाने के लिए उठाता है जो अब उसकी टांगों से जुड़ा ही नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी नजर अजीब तरह से झुककर नीचे गिर रही है। नीचे देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। उसका निचला शरीर अभी भी खून से भीगे मैदान में सीधा खड़ा है, जैसे उसकी ही एक डरावनी मूर्ति। तभी दर्द की भयानक लहर उसके दिमाग तक पहुंचती है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और वह कांपते हाथ से आगे बढ़ता है, जैसे किसी ऐसी मुक्ति की भीख मांग रहा हो जो कभी नहीं आने वाली। पास खड़ा जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन यह दृश्य देखकर पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन पूरी तरह अपना संतुलन खो देता है। उसका चेहरा जंगली गुस्से से मरोड़ खा जाता है और उसकी ऑरा बेकाबू हो उठती है। लू शेंग, तू दानव है क्या? जिदाओ हॉल के सदस्य पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह गरजता है। उसकी आवाज में गुस्सा और बढ़ता डर दोनों झलकते हैं। उसी पल एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, इतनी शक्तिशाली कि जिदाओ 4 सिंबल्स और 28 कॉन्स्टलेशंस की आत्मा तक को भेद दे। देखने वाले पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। उनका दिमाग उस सुनहरी चमक को समझ ही नहीं पाता जिसने अभी अभी उनकी एलीट ताकत को मिटा दिया। वो क्या था? अभी कोई हकलाते हुए पूछता है। लेकिन सवाल पूरा होते होते ही लू शेंग पहले ही युद्धभूमि के दूसरे छोर पर पहुंच चुका होता है। वह पीछे मुड़कर देखता तक नहीं, बस अपनी आदत वाली मुद्रा में खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ जेब में, चेहरे पर ऊब भरी शांति।
उसकी गति सिर्फ तेज नहीं थी, वह वास्तविकता को तोड़ देने वाली गति थी। 28 कॉन्स्टलेशंस का एक एलीट सदस्य वहीं खड़ा रह जाता है, उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका है, लेकिन उसे अभी तक वार का एहसास भी नहीं हुआ। उलझी हुई खाली नजर से वह हवा में बुदबुदाता है, रुको। उसने वार करने का समय कब पाया? हमले की समय विकृति इतनी भयानक थी कि जिदाओ एज़्योर ड्रैगन और जिदाओ वर्मिलियन बर्ड के सिर उनकी गर्दनों पर पूरा 360 डिग्री घूमने लगते हैं। यह उस खालीपन की भयावह प्रतिक्रिया थी जो लू शेंग की अलौकिक गति पीछे छोड़ गई थी। मरते हुए जिदाओ एज़्योर ड्रैगन को आखिर सच समझ आता है, वह लड़ने का इरादा बना भी नहीं पाया था कि पहले ही नष्ट हो चुका था। लू शेंग की शक्ति अब इंसानी समझ से बाहर थी। ये जिदाओ 4 सिंबल्स ताकत में उन अंडरवर्ल्ड संगठनों से कहीं ऊपर थे जिन्हें लू शेंग पहले खत्म कर चुका था। फिर भी उसके एक ही गुजरने के बाद उनकी मशहूर रक्षा ऐसे टूट गई जैसे गीला कागज किसी दिव्य तलवार के सामने। समुद्र की सतह पर गिरते सिरों की आवाज ऐसी गूंजती है जैसे ऊंचाई से भारी नारियल गिर रहे हों। यह पूरा देवस्तर का वध सिर्फ एक पलक झपकने जितने समय में हो चुका था।